प्याज का अचार बेचने वाली गरीब बहू की सफलता। ये रोटी सीख गई। अनिका, कनिका, दोनों आधी आधी रोटी बांट लो। इतने में मैं सेक रही हूँ दूसरी। माँ, ये सब क्या है? मुझे ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तोरई भी कोई सब्जी होती है खाने की? हाँ माँ, मेरा भी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। आजकल आप बहुत अजीब अजीब सी हरी सब्जियाँ बना रही हो। कभी छोले, पूरी, मटर पनीर, आलू टमाटर कोफ्ता बना दिया करो। बच्चों, तुम अभी जानते हो ना, घर में पैसे नहीं है जो मैं ये सब बनाऊं। रात को बनाने के लिए कोई सब्जी भी नहीं है, सिर्फ प्याज पड़ी है। रात को नमक मिर्ची से रोटी खिलाऊंगी। छी माँ, ऐसे कोई सूखी रोटी खाता है क्या? कुछ नहीं तो आम का अचार ही दे दो, उसी से रोटी खाकर पेट भर लेंगे। हाँ माँ, दे दो अचार। हाँ बहू, आम का अचार रखा होगा, कम से कम बच्चों को वही दे दे, पेट तो भर लेंगे। अरे नहीं माँ जी, आम का अचार होता तो मैं इन बच्चों को कुछ कहती थोड़ी। कच्ची प्याज खा लो। और माँ जी, आप मुन्ना को खाना खिला दीजिए, तरी से खा लेगा। अरे बेटा, तू मुन्ना की चिंता मत कर, इन दोनों लड़कियों को खाना खिला दे पहले, वरना सिर पर घर उठा लेंगी। फिलहाल ऐसे खा लो जो खाना होगा, अब कल खिलाऊंगी या दोबारा से अचार डाल दूंगी। लेकिन अचार बनाने के लिए भी आम लाने पड़ेंगे। क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उस वक्त झुमरी घर के सभी लोगों को जैसे तैसे खाना खिला देती है। शाम को उसका पति अर्जुन आता है। अर्जुन जी, घर पर राशन तेल मसाले ना के बराबर ही हैं, कुछ पैसे दे देते। और हाँ, आपके काम का क्या हुआ? काम ठीक से कहाँ चल रहा है मेरा झुमरी। मालिक ऊपर से कह रहे हैं कि माल कम आ रहा है, तो पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा। इतने में मैं क्या करूंगा? ऐसे तो हम घर का खर्चा नहीं चला पाएंगे। दोनों बच्चियां खाना नहीं खाती हैं। आप जब तक कोई और काम ढूंढ लीजिए, क्योंकि वही करते रहेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इतने में आप कहीं और काम करेंगे तो आपको पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दूसरे काम की तलाश करता हूँ। अगली सुबह होते ही अर्जुन काम की तलाश में चला जाता है। फिर झुमरी टोकरी में रखी हुई प्याज को देखकर कहती है, क्या करूं, खाली प्याज की सब्जी तो बना नहीं सकती। बच्चे अचार मांग रहे थे और इतने पैसे भी नहीं कि आम लाकर आम का अचार डालूं। अरे, ये प्याज पड़ी पड़ी खराब हो रही है, इसी का ही अचार बना देती हूँ, क्या पता बच्चों को पसंद आ जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये कहते ही झुमरी कुछ पड़ी हुई प्याज काट कर उसमें सरसों के तेल के साथ मसाले डाल देती है और धूप में रख देती है। तभी सास आती है। अरे बहू, तूने प्याज का अचार क्यों डाला है? मैंने तो आज तक प्याज का अचार न देखा न खाया। वो माँ जी, अनिका कनिका की आपने कल बात सुनी ही थी, उन्हें कुछ अलग सा खाना था, अचार था नहीं, तो मैंने इन्हीं प्याज का अचार डाल दिया। क्या पता दोनों को प्याज का अचार पसंद आ जाए तो ठीक से खाना तो खा लेंगे, वरना गरीबी ने तो हमारा सबका जीना मुश्किल कर दिया है। कोई बात नहीं बहू, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और अर्जुन का क्या हुआ? सुबह सुबह जल्दी चला गया, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई। माँ जी, उनका पिछला काम चल नहीं रहा ठीक से, तो वो काम की तलाश में चले गए हैं, आते ही होंगे। हे प्रभु, दया करो मेरे घर पर। 2 दिन बाद झुमरी अपनी दोनों बेटियों को रोटी के साथ प्याज का अचार देती है, तो खाते ही दोनों लड़की कहती हैं, अरे वाह माँ, ये इतना टेस्टी अचार प्याज का कहाँ से आया? मुझे तो खाते ही मजा आ गया। हाँ माँ, इतना अच्छा अचार तो मैंने आम का भी नहीं खाया। माँ, मुझे थोड़ा सा और प्याज का अचार दो ना, और एक रोटी और दे दो गर्मा गर्म। सच्ची बेटा, इतना अच्छा लगा? हाँ हाँ, और ले लो, लो। बहू, अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया है, जरा मुझे भी प्याज का अचार दी, चूल्हे की रोटी के साथ। ये लीजिए माँ जी। अरे वाह बहू, मजा आ गया। 7-8 दिन बीत जाते हैं। बच्चे बड़े प्यार से प्याज का अचार खाकर खत्म कर देते हैं। वहीं अर्जुन को कोई भी काम नहीं मिलता है। परेशान होकर झुमरी कहती है, माँ जी, अब क्या होगा? अब तो घर में वो प्याज का अचार भी खत्म, आटा और मसाले भी खत्म। बच्चे क्या खाएंगे? इन्हें अभी तक कोई काम नहीं मिला है। बहुत सब्र कर, भगवान के घर ढेर है अंधेर नहीं। तू ही कुछ और काम देख ले अर्जुन के लिए। फिलहाल तकिए के नीचे से 50 का नोट मिला है, बाजार से कोई सब्जी और चावल खरीद ले, वही बना देना। जी माँ जी। मुझे माफ कर दीजिए माँ और सुमन, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, साथ में मेरे तीनों बच्चों को भी। मुन्ना क्या कर रहा है? वो बाहर छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है, मैं सामान लेने जाती हूँ। झुमरी बाजार चली जाती है, जहाँ उसकी एक प्याज वाले पर नजर जाती है। वो बहुत सारी बेकार प्याज को फेंक रहा था। अरे, इसमें कुछ प्याज तो बिल्कुल ठीक है। आइडिया, क्यों ना मैं साफ प्याज निकाल कर उसका अचार बनाकर बेचूं? वैसे भी बाजार में प्याज का अचार कोई नहीं बेचता है। हाँ, ये ठीक रहेगा।
सुनिए भैया, आप इस प्याज को फेंक रहे हैं तो क्या मैं इन्हें ले सकती हूँ? हाँ हाँ ले लो, मेरे मतलब की नहीं है। शुक्रिया भाई साहब। प्याज आ गई है, अब तेल और मसाले के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। बच्चों के गुल्लक फोड़ लेती हूँ, मुनाफा हो जाएगा तो बच्चों को डबल पैसे दे दूंगी। फिर झुमरी खराब प्याज को घर ले आती है, साफ प्याज अलग कर देती है और खराब प्याज को आंगन में ही दबा देती है। अगले दिन वो बच्चों की गुल्लक तोड़कर अचार बनाने का सामान ले आती है और साफ प्याज का अचार तैयार करती है। तभी कनिका कहती है, माँ इतनी सारी प्याज कहाँ से आई और आप काट क्यों रही हो? क्या करोगी इनका? अरे बच्चों, मैं प्याज का अचार तैयार कर रही हूँ और इन्हीं को ही मंडी में बेचने जाऊंगी। ठीक है माँ, आप अकेले क्यों कर रही हैं? हम भी आपकी मदद करते हैं। और मैं भी। फिर सास बहू और पोतियां मिलकर प्याज काटती हैं और मसाला डालकर तैयार कर लेती हैं। धूप में सूखने के 2 दिन बाद ही माँ बेटियां बाजार में प्याज का अचार बेचने लगती हैं। आइए आइए, 50 रुपए किलो अचार लीजिए। आइए आइए, प्याज का अचार लीजिए। जो न खाया कभी वो खाए अभी। आइए आइए, चखिए प्याज के अचार को, चखिए। अरे वाह, आज तक मैंने प्याज के अचार के बारे में नहीं सुना और महक भी बहुत खट्टी सी आ रही है। जरा चखाना थोड़ा इसे। ये लीजिए। अरे वाह, कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों का प्याज का अचार मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा करो, 2 किलो दे दो। हाँ लीजिए ना। अरे वाह, प्याज का अचार। मेरा प्याज का अचार खाने का बहुत मन था, फाइनली आज दिख गया। मुझे भी बहन जी प्याज का अचार दे दीजिए 2 किलो। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे अचार की बोहनी होना शुरू हो गई। देखते ही देखते पहले ही दिन झुमरी का बनाया हुआ 6-7 किलो का अचार बिक जाता है, जिसे वो जल्दी घर चली जाती है और फिर उन पैसों से थोड़ी और प्याज लाकर प्याज का अचार बनाती है और रोज मंडी में बेचने जाती है। एक तरफ उसके प्याज का अचार काफी मात्रा में बिकने लगता है, दूसरी ओर उसके खराब प्याज से भी नई प्याज उग जाती है, जिससे वो काफी मात्रा में अब प्याज का अचार बनाकर अपनी सास और कभी दोनों बेटियों के साथ बेचने जाती है। झुमरी के 8 महीने के संघर्ष में वो बहुत मशहूर प्याज अचार बेचने वाली बन जाती है। फिर एक दिन अमीर औरत उसके अचार के ठेले पर आती है। सुनिए, आप ही है ना झुमरी, मशहूर प्याज का अचार बेचने वाली? जी मैं ही हूँ। क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है, पर अब जरूर होगा। मैंने आपके हाथ का बना प्याज का अचार खाया था। सच बताऊं तो 1 हफ्ते से वही खा रही हूँ। मैं एक बड़े होटल की मालकिन हूँ और चाहती हूँ कि मेरे ग्राहक खाने में आपका प्याज का अचार भी खाएं। इसे खाने की वैल्यू बढ़ जाएगी और आप भी मशहूर हो जाओगी। इतना ही नहीं, आपका अचार सिर्फ मेरे होटल की प्लेट में नहीं बल्कि आपके नाम से हर दुकान पर बिकेगा। मैं इसके शुरुआती पैसे आपको 5 लाख रुपए दूंगी, अगर आपको मेरे साथ काम करने में मंजूरी हो तो। क्या 5 लाख? हाँ झुमरी, हाँ कह दो। हमारी बच्चों की जो जिंदगी है वो और बेहतर हो जाएगी। झुमरी के एक हाँ के बाद उसकी दुनिया बदल जाती है। वो शनाया के बड़े होटल में अपने नाम का प्याज का अचार सर्व करती है और हर किराने की दुकान पर झुमरी के नाम और फोटो के साथ उसका प्याज का अचार बिकता है, जिससे उसे बहुत प्रॉफिट होता है। इस तरह एक गरीब बहू अपनी मेहनत और लगन से प्याज का अचार बनाकर सफलता प्राप्त करती है और अपने तीनों बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाती है। गोरी घमंडी जेठानी। सुमित्रा देवी अपने दोनों बेटों कार्तिक और सुनील की शादी गरीब घर की दिव्या और काजल से करके उन्हें बहू बनाकर ले आती है। जानवी बहू, ये लो आरती की थाली, आगे आओ और अपनी दोनों देवरानियों का स्वागत करो। मम्मी जी, आपने सोचा भी कैसे कि मैं इन जैसी काली कलूटी देवरानियों का स्वागत करूंगी? और मैंने कितनी बार कहा है ना कि मुझे बहू मत कहा कीजिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट भूल गई है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि मैं बस कुछ महीने इस घर में और हूँ, फिर ना तो मैं आपकी बहू रहूंगी, ना किसी की बीवी, और ना ही इन जैसी काली कलूटी देवरानियों की जेठानी। इतना कहकर जानवी अपने कमरे में चली जाती है और सुमित्रा आंसू पोंछकर दिव्या और काजल का गृह प्रवेश कराती है। काजल बहू, दिव्या बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। वो सब तो ठीक है माँ जी, मगर जेठानी जी किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही थी? माफ कीजिएगा माँ जी, हमारा आपको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। अरे नहीं नहीं बहुओं, अब तुम दोनों इस घर का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें इस घर परिवार के बारे में जानने का पूरा हक है।
इसके बाद सुमित्रा काजल और दिव्या को अपनी अमीर घमंडी बहू के बारे में बताती है। जानवी और उसके अमीर पिता रणजीत रॉय के बीच बहस चल रही थी। जानवी, तुम्हारे जिद की वजह से मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला हूं। तुम्हें तब तक मेरे बैंक अकाउंट से 1 रुपए भी नहीं मिलने वाले हैं जब तक कि तुम शादी के लिए हाँ नहीं कह देती। Why don't understand that? मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लूं जिसे मैं जानती नहीं। मगर तुम अपने पिता को तो जानती हो ना? हाँ, यश बहुत इज्जतदार और शरीफ लड़का है। अब तक तुमने बहुत से रिश्ते रिजेक्ट किए हैं। अगर तुमने इस बार शादी के लिए मना किया तो मैं सारी जायदाद गरीबों में दान कर दूंगा और तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। ये सुनकर जानवी शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद यश से उसकी शादी हो जाती है। आओ जानवी बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। मम्मी जी, मैं इस झोपड़पट्टी जैसे घर में ये घिसे पिटे रस्म निभाने नहीं आई। बस 1 साल की बात है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, डैडी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और फिर तुम गरीबों से मेरा पीछा छूटेगा। यश बेटा, ये बहू क्या कह रही है? माँ, जानवी ठीक कह रही है। उसने फेरे होने से पहले मुझसे पेपर पर साइन कराया था। हम बस 1 साल के लिए पति पत्नी हैं। 6 महीने हो गए हैं जानवी को इस घर की बहू बनकर आए, मगर इस घर को और मेरे यश को उसने अपना समझा ही नहीं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अब हम आ गई है ना। हम दोनों आपसे वादा करती हैं, हम यश भैया के रिश्ते को टूटने नहीं देंगे और ना इस घर को बिखरने देंगे। क्या काजल और दिव्या अपनी सास को दिया हुआ वादा पूरा कर पाएंगी? क्या वो अपनी गोरी घमंडी जेठानी को बदल पाएंगी? ससुराल के पहले दिन से ही काजल और दिव्या सारा काम कर सभी के लिए पहली रसोई में अच्छा खाना बनाती है। तभी जानवी खाने के मेज पर आकर बैठ जाती है। जेठानी जी, आ गई आप? मैं बस आपको ही बुलाने जा रही थी। मैं खाना परोसती हूँ। जैसे ही काजल अपनी जेठानी को खाना परोसती है, जानवी गुस्से में खाने से भरी प्लेट जमीन पर फेंक देती है। जेठानी जी, इस तरह से अन्न का अनादर करना ठीक नहीं। आखिर आप इतनी घमंडी क्यों हैं? ये सुनकर जानवी गुस्से में काजल को खींचकर चांटा मार देती है। 2 कौड़ी की काली कलूटी मुझसे जुबान लड़ाती है। मैंने तुझसे खाना मांगा था क्या? फिर किससे पूछकर तूने मेरी प्लेट में अपने गंदे काले हाथों से खाना परोसा? बस बहुत हो गया जानवी भाभी। खबरदार जो मेरी काजल से इस तरह से बात की तो। आखिर आप खुद को समझती क्या हो? हाँ, और एक बात, मेरी काजल जैसी भी है आपसे लाख गुना अच्छी है। अपनी काली देवरानी की तारीफ सुनकर जानवी चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से वक्त बीतता है। फिर एक दिन जानवी कहती है, काजल, अरे ओ काजल, दिव्या, दिव्या, अरे ओ मेरी काली कलूटी देवरानियों। जेठानी जी, काजल नहा रही हैं। कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए। ये लो, जल्दी से मेरी ये ड्रेस प्रेस कर दो। मुझे एक पार्टी में जाना है। तब तक मैं शावर लेकर आती हूँ। जी ठीक है जेठानी जी। दिव्या अपनी जेठानी के कपड़े प्रेस कर देती है। तभी सुमित्रा उसे आवाज लगाती है, छोटी बहू कहाँ है तू? जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। आई माँ जी, जेठानी जी के कपड़े तो प्रेस हो गए। माँ जी के लिए चाय बना देती हूँ। दिव्या जल्दी से प्रेस का बटन बंद करके किचन में आकर चाय बनाने लग। तभी जानवी बाथरूम से आ जाती है। ये ब्लैक टी कहाँ चली गई? कमरे में तो है ही नहीं। इसी के साथ जानवी के दिमाग में अपनी काली देवरानी को सताने का खुराफात ख्याल आ जाता है और फिर वो जानबूझकर प्रेस से अपनी ड्रेस जला लेती है। अब आएगा मजा। मेरी ये दोनों काली कलोटी देवरानी बहुत लेक्चर झाड़ती है ना। आज उस दिन की बेइज्जती का बदला लेने का वक्त आ गया है। जानवी जली हुई ड्रेस लेकर किचन में आ जाती है और दिव्या को उसके काले रंग के लिए कोसने के साथ उसे भला बुरा कहने लगती है। जाहिल गवार कहीं की, तू काली कलोटी किसी काम की नहीं है। एक कपड़ा भी तुझसे ठीक से प्रेस नहीं हुआ। मेरी इतनी महंगी ड्रेस जला दी। जेठानी जी, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ये ड्रेस अच्छे से प्रेस की थी। ये जली कैसे मुझे नहीं पता। इतने में जानवी बेचारी दिव्या के बाल खींचने लगती है। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूँ तुम दोनों काली कलोटी देवरानी मेरे गोरे रंग से जलती हो, इसलिए तूने ये किया। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। ये कहकर जानवी उबलते हुए चाय में बेचारी देवरानी का हाथ डाल देती है, जिससे दिव्या के हाथों में छाले पड़ जाते हैं और वो दर्द से रोने लगती है। माँ, मेरा हाथ। माँ जी, काजल बचाओ मुझे। हे भगवान जेठानी जी, आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? मैं कहती हूँ छोड़िए दिव्या को। आज तो सिर्फ हाथ जलाया है। आइंदा अगर मेरा जरा सा भी नुकसान किया तो तुझे जिंदा मार दूंगी। इसी तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद अब काजल और दिव्या प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे घर में सभी बहुत खुश होते हैं। जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहू।
आज तुम दोनों ने मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी। मुबारक हो छोटे, तुम दोनों पापा बनने वाले हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो भैया। आप भी तो ताऊजी बनने जा रहे हैं। दिव्या और काजल के गर्भवती होने के बाद सुमित्रा उनका बहुत ख्याल रखती है। वहीं उनके पति भी आने वाले बच्चे के लिए खिलौने और झूला खरीद कर ले आते हैं। इस तरह से अब गुजरते महीनों के साथ दोनों देवरानियां 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती हैं। वहीं जानवी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी रह जाते हैं। एक दिन जब दिव्या और काजल हॉल में बैठी होती हैं, तभी दिव्या कहती है, आउच! दिव्या बहू, तो ठीक तो है? हाँ माँ जी, मेरे होने वाले बच्चे ने लात मारी। क्या? सचमुच? मुझे भी देखने दे। सभी को अपनी देवरानी के आने वाले बच्चे से इस कदर प्यार करता देखकर जानवी खुद को रोक नहीं पाती और कहती है, देवरानी जी, क्या मैं भी तुम्हारे बेबी बम को छू सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है बड़ी बहू। भूल गई तू? एक दिन तूने अपनी इन दोनों देवरानियों को काला होने के लिए क्या क्या नहीं कहा, कि तुझे इनके काले रंग से घिन आती है। फिर आज इनके होने वाले बच्चे से इतना लगाव किस लिए? वैसे भी अब बस कुछ दिन रह गए हैं इस घर में तेरे। ऐसा मत कहिए माँ जी, अपनों से दूर जाकर आज तक कोई खुश रहा है क्या? दिव्या ठीक कह रही है माँ जी, और जब छोटे से गलती हो जाए तो ये बड़ों का फर्ज है कि वो उन्हें माफ कर दे। एक औरत होने के नाते इसे माफ कर भी दूं, मगर एक माँ होने के नाते मैं अपने बेटे के उन आंसुओं को कैसे भूल जाऊं? काजल बहू, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ये गोरी घमंडी जेठानी है। हम आपका दर्द समझ सकते हैं माँ जी, मगर यश भैया जेठानी जी से बहुत प्यार करते हैं। हमने उनकी आंखों में वो प्यार देखा है। जेठानी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। माँ बनने का एहसास बहुत ही खुशियों भरा होता है, और एक बच्चा ही एक ऐसी कड़ी है जो एक पति और पत्नी के रिश्ते को टूटने से बचा लेता है। आप एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं आप इतनी भी बुरी नहीं। अपनी देवरानी की बात सुनकर जानवी अपने किए पर पछताते हुए हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए उनसे माफी मांगती है। काजल, दिव्या, हो सके तो अपनी इस घमंडी जेठानी को माफ कर देना। मैंने तुम पर कितने अत्याचार किए, तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम दोनों मेरा रिश्ता टूटने से बचा रही हो, वरना अपने घमंड के कारण मैं तो अपना घर तोड़ने जा रही थी। अपनी गोरी घमंडी जेठानी को अपने प्यार भरे स्वभाव से बदलकर अपनी सास को किया हुआ वादा पूरा करती हैं। वहीं जानवी यश की पत्नी बनकर अपने शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करती है।